साल 2015 की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के रामकृष्णन तमिलनाडु में अपनी पोस्ट पर तैनात थे। अपने पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने संगम युग के ग्रंथ और प्राचीन व्यापारी मार्गों का अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करते वक्त उनकी नज़र एक गांव पर पड़ी, एक ऐसा गांव जहां के किसान हर साल खुदाई के दौरान अजब सी ईंटें और पत्थर निकाल रहे थे। रामकृष्णन ने जब इन पत्थरों को देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, क्या यह महज एक संयोग है या फिर कुछ बहुत बड़ा इस जमीन के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। महीनों की खुदाई के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो सचमुच हैरान कर देने वाला था। उन्हें यहाँ पर एक शहर मिला था, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज था। ईंटों से बनी दीवारें, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, एक तरह से पूरा वेल प्लान शहर जो आज के अर्बन प्लानिंग को भी मात दे दे। इस शहर को देखने के बाद उन अधिकारियों के मन में एक ही सवाल गूंज उठा, आखिर यह शहर कितना पुराना है। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का सहारा लिया, जिससे उन्हें पता चला कि यह शहर लगभग 2600 साल पुराना है, यानी यह शहर संगम युग से भी पुराना है। अब तक 3 चरणों की खुदाई हो चुकी थी और इन 3 चरणों की खुदाई के बाद के रामकृष्णन ने अपनी एक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दी और यहीं से उनके लिए असली परेशानियां शुरू हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उनका ट्रांसफर असम के गुवाहाटी में कर दिया और खुदाई को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। खुदाई ठप हो गई। लेकिन जैसे ही ये बात तमिलनाडु की गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए इस खुदाई को फिर से शुरू करवा दिया और इसे 9वें चरण तक पहुंचाया। इस खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को 13,000 से भी ज्यादा वस्तुएं मिली, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह चीजें लगभग 580 ईसा पूर्व यानी मौर्य काल से भी पुरानी है। ऐसे में सवाल आता है कि अगर तमिलनाडु के लोग आज से 2600 साल पहले लोहे का उपयोग कर रहे थे, शहर बसा रहे थे और जल प्रबंधन कर रहे थे, तो फिर भारत का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस बात को खारिज करने में क्यों लगा हुआ है और कैसे इस शहर ने भारत में उत्तर बनाम दक्षिण और आर्य बनाम द्रविड़ के विवाद को फिर से भड़का दिया है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि प्राचीन सभ्यता उत्तर भारत में शुरू हुई और फिर वहां से धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ी। पर तमिलनाडु के मदुराई से लगभग 13 किलोमीटर दूर किलाड़ी में मिले अवशेष हमें कुछ और ही कह रहे थे। किलाड़ी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ बर्तन या हड्डियां नहीं मिली, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर मिल चुका था। ईंटों से बनी दीवारें, एक योजना के तहत बनाए गए मकानों के कमरे, उन कमरों के पास बनाई गई पानी की पाइपलाइन, गटर, पानी के चैम्बर और 100 से ज्यादा रिंगवेल, यानी जल प्रबंधन का पूरा सिस्टम यहाँ पर मौजूद था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कपड़ा उद्योग के भी प्रमाण मिले, जिसमें रंगाई की टंकियां, करगे और बुनाई के औजार शामिल थे। इसके अलावा उन्हें इस खुदाई में मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हड्डियों से बने उपकरण, हाथीदंत की गोटियां, मनके, कंगन और सोने के सिक्के भी मिले। लगभग 13,000 से ज्यादा वस्तुओं को आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कलेक्ट किया। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर खेल की गोटियां भी मिली, जिन्हें देखकर लगता है कि इन लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए काफी समय था। साथ ही उन्हें यहाँ की दीवारों पर चिन्ह बने हुए मिले, जो दिखने में तमिल ब्राह्मी लिपि जैसे दिख रहे थे। पर उन अधिकारियों को यहाँ पर ना ही कोई मंदिर मिला, ना ही कोई महल और ना ही किसी भी प्रकार के कोई हथियार, यानी ना ही यह किसी राजा का शहर था और ना ही यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल था। यह एक शांतिपूर्ण संगठित नगरी थी जो सफाई, व्यवस्था और कारीगरी को महत्व देती थी। और यह सब कहा था जमीन से सिर्फ 1.5 मीटर नीचे। यह सिर्फ ईंटें नहीं थी, ये सुराग थे जो हमारे लिखे हुए इतिहास को चुनौती दे रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की एक्सकवेशन में तीर, चाकू और सुई जैसे लोहे के औजार भी मिले। पर हमने तो किताबों में पढ़ा था कि आयरन एज की शुरुआत गंगा घाटी से हुई थी, जिसे दक्षिण भारत पहुंचने में 400 सालों का समय लगा था। पर किलाड़ी में मिले आर्टिफैक्ट हमें पढ़ाए गए इतिहास से बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे थे, क्योंकि जिस समय उत्तर भारत के लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया था, ठीक उसी समय के आसपास दक्षिण भारत के लोग भी लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। पर यह कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है।
आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की खुदाई में कुछ नीले मणि भी मिले। जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये लैपिस लेजुली है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मणि तमिलनाडु में नहीं पाए जाते, यह पाए जाते अफगानिस्तान के बदख्शां शहर में। अब सवाल आता है कि यह मणि यहाँ कैसे आए। इसकी दो संभावनाएं हो सकती है, या तो ये व्यापार मार्ग से भारत में आए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के जरिए। एक और चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से फाइंड की वो थे रोमन सिक्के। हालांकि इन सिक्कों को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अभी भी मतभेद जारी है, पर यह सिक्के यह बताने के लिए काफी है कि सालों से यहाँ से व्यापार होता रहा है। यानी यह कोई एक समय का शहर नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता थी जो 1000 सालों तक फलती फूलती रही। तीसरे चरण की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के रामकृष्णन ने अपनी एक 980 पेज की रिपोर्ट तैयार की और उसे सरकार को भेज दिया। पर जब यह रिपोर्ट सरकार तक पहुंची तो सरकार ने उसे स्वीकार करने के बजाय इसे फिर से लिखने को कहा और इसके बदले तर्क दिया कि यह रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन प्रतीकों की जो हमें खुदाई में मिले। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उनमें से कुछ सिंबल्स तमिल ब्राह्मी जैसे दिख रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि तमिल ब्राह्मी लिपि के कुछ सिंबल्स पहले ही उन्हें अलगमकुलम और मंगुलम की खुदाई में मिल चुके थे और वो सिंबल 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच के ही थे। तो किलाड़ी में 580 ईसा पूर्व में ऐसे चिन्ह मिलना उनके लिए आम बात थी, लेकिन यह स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पर लिखने की शुरुआत लगभग इसी समय के आसपास हुई होगी। तो किलाड़ी को देखकर आज हम ये कह सकते हैं कि यह एक शिक्षित, व्यवस्थित और जीवित संस्कृति की झलक थी, जो राजा महाराजाओं से पहले, साम्राज्यों से पहले आम लोगों, कारीगरों और व्यापारियों से बनी थी। इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि उस समय दक्षिण भारत और उत्तर भारत समानांतर विकसित हो रहे थे। ऐसे में जब हम किलाड़ी की तरफ देखते हैं तो हमें एक ऐसे ही दूसरी नगरी की भी याद आती है। उसी तरह के शहर, उसी तरह के पानी के चैम्बर, रिंग वेल्स, कारीगरी और बहुत कुछ, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। संगठित, शांतिपूर्ण व्यापारी समाज, कोई मंदिर नहीं, कोई राजा नहीं और कोई हथियार नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता साल 1900 ईसा पूर्व में ढह गई और किलाड़ी ठीक उसके 1000 साल बाद उभरा। तो बीच के सालों में क्या हुआ? शायद किलाड़ी जैसे दूसरे शहर भी विकसित हुए हो, जो अब तक हमें ना मिले हो मगर विकसित हुए हो। उनकी सही तरीके से जांच होना भी जरूरी है, क्योंकि भारत कभी भी एक नदी की देन नहीं था। भारत उत्तर और दक्षिण दोनों से मिलकर बना है और यह बात सबसे जरूरी है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय प्रतिभा का पहला चेहरा है तो किलाड़ी शायद दूसरा। और अगर हम सिर्फ इस बात पर बहस करते रहे कि कौन पहले आया तो हम ये भूल जाएंगे कि हमारे पास दोनों थे।